गाइस, तो आज हम लोग समझने वाले रिकर्सिव फंक्शंस को कि रिकर्सिव फंक्शंस को हम लोग किस तरीके से सी लैंग्वेज में यूज करते हैं। उससे पहले समझना ये जरूरी हो जाता है कि रिकर्जन क्या होता है। रिकर्जन होता है बार बार होने वाली कोई एक्टिविटी, जो बार बार अकर करे, ऐसी एक्टिविटी जो बार बार हो उसको हम लोग बोलते हैं रिकर्जन। ठीक है, इसको हम लोग प्रैक्टिकली समझने वाले हैं आज। और रिकर्सिव फंक्शंस को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है ये मैं आज आपको प्रैक्टिकली इस तरीके से समझा दूंगा कि आप अपनी लाइफ में कभी नहीं भूलोगे। बस आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है, समझना है। हम फैमिली की सीरीज है, टावर ऑफ फनाई है या फिर फैक्टोरियल फंक्शंस है, हम सब कुछ समझेंगे कि किस तरीके से रिकर्सिव फंक्शंस में हम लोग यूज करते हैं। लेकिन हम लोग पहले उससे रिकर्जन को ही समझेंगे कि रिकर्जन किस तरीके से काम में लिया जाता है। लेकिन अगर आपने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है ना, तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो। मैं आपको बता रहा हूँ, जाओ जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करो, इसको बुकमार्क कर लो, इसके लिंक को शुरू से एंड तक सारे वीडियोस देखो। यहाँ पे सी लैंग्वेज को, ये हर एक बेसिक और एडवांस कॉन्सेप्ट को मैं एक्सप्लेन करके अच्छे से समझा रहा हूँ। हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नोट्स है, सोर्स कोड है, जो भी प्रोग्राम हम बना रहे हैं। ठीक है, तो गाइस जल्दी से जाओ इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करो और शुरू से एंड तक सारे वीडियोस देखो। सी लैंग्वेज मास्टर कर लोगे, इस चीज की गारंटी दे रहा हूँ मैं। ठीक है, तो चलो जल्दी से चलते रिकर्सिव फंक्शंस की ओर। तो देखो, रिकर्सिव फंक्शंस के अंदर हम लोग पहले इसको प्रैक्टिकली समझते हैं कि रिकर्जन क्या होता है। तो रिकर्जन समझने के लिए देखो, सबसे पहले ये छोटा सा मैप देख लो। यहाँ पे मेरा गोलू है। गोलू कौन है? गोलू मेरा एक दोस्त है। गोलू क्या कर रहा है? पढ़ाई खत्म करके अब ये जा रहा है अपने दोस्तों के पास। यहाँ पे चुन्नू मुन्नू और भोलू नाम के तीन दोस्त हैं इसके। ठीक है, यहाँ चुन्नू मुन्नू और भोलू यहाँ पे रहते हैं, ये इनके घर है चुन्नू मुन्नू और भोलू के, ये यहाँ पे रहते हैं। और ये गोलू है, गोलू इस घर के अंदर रहता है, इस घर के अंदर गोलू रहता है। गोलू क्या कर रहा है? इनसे स्कूल में मिला था। यहाँ पे स्कूल है, देखो इनका यहाँ स्कूल आते हैं पढ़ने। ठीक है, और यहाँ पे स्कूल में मिला था। स्कूल के अंदर इन्होंने क्या किया, इस गोलू को दे दिया अपना एक मैप। देखो गोलू के हाथ में क्या है? मैप है ना। ये मैप दे दिया कि भैया गोलू, अगर तुझे आना है ना हमारे घर पे, तो इस मैप को देखता हुआ तू पहुंच जाइयो। इन्होंने इसको बता दिया कि गोलू ये रास्ता है, यहाँ पे पहुंच जाना। अब क्या हो रहा है? गोलू को एक साथ यहाँ पे इसने मैप देखा, इसको मैप याद नहीं हो रहा है। तो इसने क्या डिसाइड किया कि पहले मैं पहुंचूंगा गली के बाहर, गली के बाहर पहुंचूंगा, फिर मैं मैप देख लूंगा। फिर मैं इस पोजीशन पे पहुंचूंगा, फिर मैं मैप देख लूंगा। फिर मैं यहां तक पहुंच जाऊंगा, फिर मैं एक बार वापस निकाल के मेरी जेब में से मैप देख लूंगा। फिर मैं इस पॉइंट तक पहुंचूंगा, यहां तक पहुंच के मैं फिर से मैप देख लूंगा। और फिर तो मैं दोस्तों के पास पहुंच ही जाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा? इस मैप को मरोड़ के फेंक दूंगा या फिर इसमें खा लूंगा दोस्तों के साथ कचौड़ी। ठीक है, तो ये करने वाला मेरा गोलू। तो देखो, गोलू ने यहाँ से चलना चालू किया। पहला टास्क क्या हो गया? पहला टास्क ने क्या किया? एक बड़े प्रोग्राम को या फिर एक बड़े फंक्शन को, अगर मैं बोलूं कि गोलू के लिए यहाँ से यहाँ तक अपने घर से और अपने दोस्तों के घर तक पहुंचना एक फंक्शन है, तो इसने इन छोटी छोटी गलियों को पार करके बार बार मैप देखना है, इसको क्या बना लिया? सब टास्क बना लिया। आई होप इतनी चीज आपको समझ में आ रही होगी, इतना आप समझ पा रहे होंगे। छोटे छोटे सब टास्क बना लिए कि यहाँ पहुंचूंगा मैप देखूंगा, यहाँ पहुंचूंगा मैप देखूंगा, यहाँ पहुंचूंगा मैप देखूंगा, यहाँ पहुंचूंगा मैप देखूंगा। तो मैप देखना अगर एक फंक्शन है, तो गोलू बार बार उस फंक्शन को कॉल कर रहा है एक सब टास्क कंप्लीट होने के बाद। यहाँ पहुंचा, एक सब टास्क कंप्लीट हो गया, फिर मैप देखने के फंक्शन को कॉल किया। यहाँ पहुंचा, एक सब टास्क कंप्लीट हो गया, फिर मैप देखने के फंक्शन को कॉल किया। यहाँ पहुंचा, एक सब टास्क कंप्लीट हो गया, फिर मैप देखने के फंक्शन को कॉल किया। यहाँ पहुंचा, फिर मैप देखा, सब टास्क कंप्लीट हुआ था, तो मैप देखने के फंक्शन को कॉल किया। यहाँ पहुंचा तो इसका बेस टास्क आ गया, बेस केस आ गया। यहाँ पहुंचा तो बेस केस आ गया। सुनना में ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ, ये क्या है? बेस केस। इस पे मेरा जो फंक्शन है वो टर्मिनेट हो गया। मैप देखने का फंक्शन टर्मिनेट हो गया क्योंकि गोलू अपने दोस्तों के साथ मिल चुका है, गोलू अपने दोस्तों के पास पहुंच चुका है। इसके आगे इसको मैप देखने की आवश्यकता नहीं है। आई होप गाइज इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब हम लोग पढ़ते हैं थ्योरी और जानते हैं गोलू क्या कर रहा है। रिकर्जन को काम में लेके गोलू करता क्या है वो देखते हैं। रिकर्जन इज द प्रोसेस व्हिच कम्स इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन अ फंक्शन कॉल्स अ कॉपी ऑफ इटसेल्फ टू वर्क ऑन अ सिमिलर प्रॉब्लम, स्मॉलर प्रॉब्लम। यहाँ पे गोलू ने क्या किया? अपनी बड़ी समस्या को, अपने दोस्तों के घर तक पहुंचने की समस्या को छोटी छोटी समस्याओं में बांट लिया। इस एंड तक पहुंचना, इस एंड तक पहुंचना, इस एंड तक पहुंचना, इस एंड तक पहुंचना। और बार बार उसने मैप देखने के फंक्शन को कॉल किया और छोटी छोटी समस्याओं को निपटता गया, सब टास्क को कंप्लीट करता गया। तो बार बार ये फंक्शन को कॉल कर रहा है, अपने मैप देखने के फंक्शन को कॉल कर रहा है, और इसने अपनी समस्याओं को छोटी छोटी समस्याओं में बांट लिया है। तो ये क्या कर रहा है? रिकर्जन का इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, any function which calls itself is called recursive function।
बार बार अपने ही आपको बार बार मैप देखने को फंक्शन को कॉल करना क्या कहला रहा है यहाँ पे, रिकर्जन कहला रहा है। आई होप इतनी चीज आपको समझ में आ रही होगी कि बार बार मैप देखने के फंक्शन को कॉल करना क्या कहला रहा है, रिकर्जन कहला रहा है। ठीक है, देखो आगे देखते हैं। हाउ इट इज इंपॉर्टेंट टू इम्पोज अ टर्मिनेशन कंडीशन ऑफ रिकर्जन। यहाँ पे टर्मिनेशन कंडीशन क्या है कि गोलू अपने दोस्त भोलू और चुन्नू मुन्नू के पास पहुंच जाए, ये हमारी टर्मिनेशन कंडीशन है। इसी तरीके से हर एक रिकर्सिव फंक्शन की टर्मिनेशन कंडीशन होती है। इसी तरीके से हम लोग टर्मिनेशन कंडीशन देते हैं हर एक रिकर्सिव फंक्शन में। ओके गाइस, तो देखो आगे देखते हैं। रिकर्जन कोड इज शॉर्टर देन इटरेटिव कोड, हाउएवर इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। इटरेटिव कोड क्या होता है, जहां पे आप इफ एल्स व्हाइल डू व्हाइल लूप्स का यूज करके किसी टास्क को कंप्लीट करते हो, ठीक है। और रिकर्सिव कोड क्या होता है, जहां पे आप एक फंक्शन बना देते हो और फंक्शन खुद को बार बार कॉल करता रहता है, तो उससे हम रिकर्जन कहते हैं। रिकर्सिव कोड जो होता है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है समझने के लिए, लेकिन मेरे साथ तो कभी मुश्किल नहीं आएगी। और इटरेटिव कोड जो होता है वो ज्यादा आसान होता है समझने के लिए। बेसिकली बात ये है, recursion cannot be applied for all the problems, but it is more useful for the task that can be defined in terms of similar subtask। ठीक है, सब प्रॉब्लम्स को नहीं सॉल्व कर सकते हम लोग रिकर्जन से। अभी गोलू को खाना खाना है तो उसमें थोड़ा फंक्शन लगा देगा, या फिर नहाना है पढ़ना है हर चीज में थोड़ा फंक्शन लगा देगा। रिकर्सिव वाला ये केवल दोस्तों के पास जाना है, तो ये इसको लग रहा है कि यार ये काम ऐसे बार बार मैप देखने से आसानी से हो जाएगा, तो इसमें लगा रहा है। हर काम नहीं करेगा ये रिकर्सिव फंक्शन से। मतलब रिकर्जन जो है वो हर समस्या का समाधान नहीं है, वो कुछ एक चीजों को हमारे लिए आसान बना देता है। ठीक है, तो समस्याएं कौन कौन सी हो सकती है, समस्याएं हो सकती है वो सॉर्टिंग हो सकती है, सर्चिंग हो सकती है। देखो सॉर्टिंग, सर्चिंग और ट्रेवर्सल। यहाँ पे गोलू क्या कर रहा है, सर्च ही तो कर रहा है ना, रास्ता ही तो ढूंढ रहा है। तो बेसिकली सॉर्टिंग, सर्चिंग एंड ट्रेवर्सल के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिकर्सन का यूज करते हैं। अब किस तरीके से यूज करेंगे ये सब चीजें, सॉर्टिंग, सर्चिंग, ट्रेवर्सल, ये है क्या, पढ़ेंगे आगे धीरे धीरे। जितना समझा रहा हूँ उतना आप समझने का प्रयास करो, उतना आप अपने दिमाग में जाने दो। ठीक है, ये प्रैक्टिकली एग्जांपल आपको समझ में आ रहा होगा। रिकर्जन सी में कैसे यूज करते हैं मैंने अभी तक आपको कुछ नहीं बताया, मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ अभी तक। अब देखो आगे देखते हैं। जनरली इटरेटिव सॉल्यूशंस आर मोर एफिशिएंट देन रिकर्जन सिंस फंक्शन कॉल इज ऑलवेज ओवरहेड। ठीक है, बार बार फंक्शन कॉल होता है रिकर्सिव फंक्शन में, तो हमेशा इटरेटिव सॉल्यूशन ज्यादा अच्छे होते हैं। लेकिन क्या होता है, रिकर्जन कई बार हमारी समस्या को बहुत ही इजी बना देता है। ठीक है, एनी प्रॉब्लम दैट कैन बी सॉल्व रिकर्सिवली कैन आल्सो बी सॉल्व इटरेटिवली। जो फंक्शन रिकर्सिव फंक्शन को यूज करके प्रॉब्लम सॉल्व होगी, वो इफ डू व्हाइल व्हाइल इन सब लूप्स को यूज करके भी सॉल्व हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है नहीं होगी, लेकिन रिकर्जन क्या करता है, हमारे लिए इजी कर देता है, कोड को आसान बना देता है। ठीक है, छोटा कर देता है कोड को, इसलिए हम लोग रिकर्जन को यूज करते हैं, बट समझना थोड़ा मुश्किल होता है, बात ये तो है ही। ठीक है, however some problem are best suited to be solved for the by the recursion। for example, tower of Hanai, Fibonacci series, Fibonacci finding, फैक्टोरियल फाइंडिंग। तो ये सारे प्रोग्राम्स हम लोग अभी देखने वाले हैं। बेसिकली दो प्रोग्राम तो हम लोग बनाएंगे भी, फिबोनाची सीरीज और फैक्टोरियल फाइंडिंग वाला प्रोग्राम हम बनाएंगे। टावर ऑफ अनाई में आपको प्रैक्टिस करने को दूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग प्रॉपर्ली देखेंगे कि किस तरीके से रिकर्जन काम करता है। अब देखो रिकर्सिव फंक्शंस की कुछ एक प्रॉपर्टीज हैं, वो हम लोग देख लेते हैं। रिकर्सिव फंक्शन परफॉर्म्स द टास्क बाय डिवाइडिंग इनटू सब टास्क। सब टास्क में डिवाइड कर दिया ना, क्या हो रहा है, बेसिकली एक बड़ा टास्क था, इसको गोलू ने सब टास्क में डिवाइड कर दिया। यहाँ तक जाके मैप देख लूंगा, फिर यहाँ तक जाके मैप देख लूंगा, यहाँ तक जाके मैप देख लूंगा, फिर यहाँ तक जाके मैप देख लूंगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, डिवाइडिंग इनटू सब टास्क। हमने क्या किया, एक फंक्शन को बेसिकली छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर दिया। There is a termination condition defined in the function which is satisfied by some specific subtask। एक टर्मिनेशन कंडीशन है कि ये भोलू और चुन्नू मुन्नू के पास पहुंच जाएगा मेरा गोलू, तो क्या हो जाएगा, ये टर्मिनेशन कंडीशन रीच हो जाएगी, और मेरा जो सब टास्क है वो यहाँ पे पहुंच जाएगा, और मेरा जो फंक्शन रिकर्सिव फंक्शन वो टर्मिनेट हो जाएगा। आई होप इतनी चीज समझ में आ रही होगी। आफ्टर दिस द रिकर्शन स्टॉप्स एंड द फाइनल रिजल्ट इज रिटर्न फ्रॉम द फंक्शन। फंक्शन फाइनल रिजल्ट दे देगा, गोलू को बता देगा कि दोस्त जो मैप देखने का फंक्शन है, बोल देगा कि दोस्त तुम एंड पॉइंट पे आ गए हो, अब मैप मत देखो, इस मैप वाले कागज में कचौड़ी तुम खा सकते हो। ठीक है, तो ये बात है बेसिकली। द केस एट विच द फंक्शन doesn't recur is called the base case, whereas the instances where the function keep calling itself to perform subtask is called the recursive case। जहां पे एंड हो जाएगा, जहां पे भोलू चुन्नू मुन्नू के पास मेरा गोलू पहुंच जाएगा, वहां पे क्या होगा, उसको मैं क्या कहूंगा, बेस केस। बेस केस बोला ना मैंने, बेस टास्क या बेस केस कहेंगे उसको। ठीक है, और जब तक वो बार बार यहाँ पे क्या करता रहेगा, यहाँ पे जाके मैप देखेगा, यहाँ पे जाके मैप देखेगा, यहाँ पे जाके मैप देखेगा, ये सब क्या है, सब टास्क है। ठीक है, ये सब क्या है, सब टास्क है। ऑल द रिकर्सिव फंक्शंस कैन बी रिटन यूजिंग द फॉर्मेट। एक फॉर्मेट है, बेसिकली मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से यूज करते हो आप रिकर्सिव फंक्शंस को। तो उसके लिए देखो दोस्तों, हमको क्या करना पड़ेगा, हमको चलना पड़ेगा हमारे सी ट्यूटोरियल फोल्डर के अंदर,
और इसको ओपन विद कोड करते हैं और रिकर्सिव फंक्शंस को अब बनाना सीखते हैं हम लोग सी लैंग्वेज में। गाइस यहाँ पे हमने हमारे रिकर्सिव फंक्शंस के नोट्स को और VS कोड एडिटर को साइड बाय साइड ओपन कर लिया है, ठीक है। और अब हम लोग यहाँ पे प्रोग्राम्स बना के समझेंगे कि हमारा रिकर्जन किस तरीके से काम में आता है सी लैंग्वेज के अंदर, या फिर रिकर्सिव फंक्शंस होते क्या हैं। तो देखो यहाँ पे दो प्रोग्राम है मेरे पास, यहाँ पे हम लोग डिटेल पढ़ते हैं प्रोग्राम का। दैट इज सी प्रोग्राम टू फाइंड nth फिबोनाची टर्म यूजिंग रिकर्जन, और दूसरा प्रोग्राम है राइट एज प्रोग्राम टू फाइंड फैक्टोरियल ऑफ नंबर n यूजिंग रिकर्जन। देखो ये दो प्रोग्राम है, दोनों ही मैं आपको प्रॉपर्ली समझाऊंगा और फिबोनाची सीरीज और फैक्टोरियल क्या होता है ये भी समझाऊंगा। ये उन लोगों के लिए है जिनको नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे लिए आप सब लोग इक्वल हैं, जिसको आता है वो भी और नहीं आता है वो भी, तो आप सबको समझाना मेरा कर्तव्य है। तो मेरे कर्तव्य का पालन करते हुए दोस्तों मैं आपको पहले मैं चाहता हूँ कि मैं आपको फैक्टोरियल समझा दूं, उसके बाद मैं आपको फिबोनाची सीरीज के बारे में बताऊं, क्योंकि इजी हो जाएगा थोड़ा सा। पहले हम लोग टफ काम करेंगे तो आपको हो सकता है थोड़ी समस्या आए, तो उसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे मैं एक फाइल का निर्माण करता हूँ। अब मैं बहुत ज्यादा हिंदी बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता क्यों, ठीक है। तो फैक्टोरियल डॉट सी के नाम से मैं यहाँ पे एक फाइल बना लेता हूँ दोस्तों, और इसको कर देता हूँ बंद, और इस पर्टिकुलर प्रोग्राम डिटेल को कर देता हूँ मैं यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। तो अब देखो मुझे यहाँ पे क्या करना है, मेरे को फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाना है, ठीक है, यूजिंग रिकर्जन। अब देखो फैक्टोरियल क्या होता है, अगर आपको पता है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं कोई बात नहीं, तुरंत समझा दूंगा, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ फैक्टोरियल 7, यानी कि मुझे 7 का फैक्टोरियल निकालना है, तो देखो 7 का फैक्टोरियल क्या होता है, 7 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड मल्टीप्लाइड बाय 1। आई होप इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना कि फैक्टोरियल क्या होता है, उससे पीछे हर एक नंबर को मल्टीप्लाई कर दो टिल 1, ठीक है। तो इसको हम लोग फैक्टोरियल कहते हैं, ठीक है। अब इसी बात पे दोस्तों, क्या अगर मैं आपको इसको बोल दूं कि आप फैक्टोरियल 7 को आप ये, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि फैक्टोरियल 6 क्या होगा, पहले चलो एक चीज और ले लेते हैं। यहाँ पे मैं बोलता हूँ फैक्टोरियल 6 क्या होगा। फैक्टोरियल 6 क्या होगा दोस्तों, आप मुझे बताओ। फैक्टोरियल 6 एक बार मन में सोच लो, मैं लिखता हूँ यहाँ पे। फैक्टोरियल 6 होगा यहाँ पे, फैक्टोरियल 6 होगा, जस्ट अ सेकंड, फैक्टोरियल 6 होगा 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 4, यही होगा, है ना। तो अब देखो अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख दूं, अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख दूं कि फैक्टोरियल फैक्टोरियल 7 is equals to 7 multiplied by फैक्टोरियल 6। कोई समस्या तो नहीं होगी इसके अंदर आपको, इसमें तो कोई समस्या नहीं है, आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो फिर अगर मैं यहाँ पे, मेरे को यहाँ पे फिर से अगर फैक्टोरियल 7 को फिर से डिफाइन करना हो, तो देखो दोस्तों यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं इसको नीचे एक बार कॉपी कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पे लिख दूँ अगर 7 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल 5, इसमें भी कोई समस्या नहीं होगी आपको। बस ये समझते जाना, ये जो है मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, इसको बस समझते जाना कि ये गलत तो नहीं है। अगर गलत हो तो आप मुझे तुरंत कमेंट करके बता दो कि आप ये गलत लिख रहे हो, ठीक है। और फिर मैं क्या करता हूँ, इसी लाइन को नीचे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। नीचे कॉपी करने के बाद अगर मैं यहाँ पे बोल दूँ मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल 4, कोई दिक्कत है दोस्तों इसमें? अभी तक भी दिक्कत नहीं है। इसको वापस से कॉपी करते हैं, मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ, ठीक है। मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा लंबा कर रहा हूँ, हो सकता है आपको आता हो, लेकिन फिर भी दोस्तों जिनको नहीं आता उनके लिए जरूरी है, इसलिए मैं इस तरीके से इसको कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे कुछ चीज गलत लिखी है क्या मैंने? नहीं गलत लिख रहा हूँ ना मैं? ओके चलो ठीक है। अब देखो और एक बार और मैं इसको पूरा लिखना चाहता हूँ, आप मुझे बस थोड़ा सा टाइम दो, पेशेंस रखो, मैं आपको बहुत बढ़िया तरीके से आज रिकर्जन समझाने वाला हूँ, ये चीज की गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। चलो, और मैं यहाँ पे एक बार और इसको कॉपी कर दूं, अगर मैं इसको एक बार और कॉपी कर दूं और मैं यहाँ पे बोल दूं इस तरीके से है 2, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल 1, ठीक है। और देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, यहाँ पे एक एक्सेप्शन ऊपर ही बता देता हूँ। फैक्टोरियल 0 क्या होता है? फैक्टोरियल 0 इज इक्वल्स टू 1 होता है बाय डेफिनेशन, इसमें कुछ कलाकारी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो देखो फैक्टोरियल 1 क्या होगा, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 फैक्टोरियल 0, तो ये 1 ही रहेगा। तो गाइस इसमें कहीं दिक्कत है क्या आपको? अब देखो अगर मैं इसको समझूं तो बार बार फैक्टोरियल जो है वो रिकर हो रहा है ना। पहले अगर मैं 7 का फैक्टोरियल निकालना चाहता हूँ तो फैक्टोरियल 6 के साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, फिर मैं 6 का निकालना चाहता हूँ तो
फैक्टोरियल 5 के साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, फिर फैक्टोरियल 5 निकालना चाहता हूँ, फैक्टोरियल 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बार बार रिकर हो रहा है ना मेरा फैक्टोरियल का। अगर मैं एक फंक्शन बनाऊँ और 7 का फैक्टोरियल निकालना चाहूँ तो मैं क्या करूँ, फैक्टोरियल 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो फैक्टोरियल 2 आ जाएगा, फैक्टोरियल 2 को मल्टीप्लाई कर दूँ मैं 3 से तो फैक्टोरियल 3 आ जाएगा, फैक्टोरियल 3 को मल्टीप्लाई कर दूँ मैं 4 से तो फैक्टोरियल 4 आ जाएगा। तो बेसिकली आपको लॉजिक समझ में आ रहा होगा कि हम लोग किसी भी एक नंबर का फैक्टोरियल निकालने के लिए उससे प्रीवियस नंबर के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, यहाँ पे मेरा फैक्टोरियल आ जाएगा। अब देखो बेसिक फंडा क्या है, बेसिक फंडा है कि मेरे को फैक्टोरियल निकालने का एक फंक्शन बनाना है और वो फंक्शन बार बार n-1, जैसे मैंने इसको समझो, अगर n नंबर का फैक्टोरियल निकालना है मेरे को, ठीक है, अगर मेरे को फैक्टोरियल n निकालना है, अगर मेरे को फैक्टोरियल n निकालना है तो मैं क्या करूं, n मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल n-1, ये मुझे करना पड़ेगा। आई होप इतनी चीज आपको समझ में आ रही है। फैक्टोरियल n-1 मुझे करना पड़ेगा, ये चीज तो आप मान गए, ठीक है। फैक्टोरियल n-1 मुझे करना पड़ेगा। तो बस इसी को बेस बनाते हुए कि जितने भी फैक्टोरियल n-1 है बार बार ही अपने आप को कॉल करे, n-1 n-2 n-3 इस तरीके से करता जाए और 1 तक पहुंच जाए और यहाँ तक फैक्टोरियल निकाल दे। तो बेसिकली इस चीज को करने के लिए हम लोग रिकर्सिव फंक्शन का यूज करते हैं। आई होप रिकर्जन किस तरीके से हो रहा है इसमें आपको समझ में आया होगा। बार बार फैक्टोरियल का फंक्शन कॉल होगा जब तक कि 1 तक मेरी बात नहीं चली जाती है, ठीक है। और फैक्टोरियल 1 की वैल्यू मुझे पता है 1 होती है, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू भी 1 होती है, ठीक है गाइज। तो आई होप आपको समझ में आई होगी। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है बाय द डेफिनेशन, और फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 क्यों होती है, देखो फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 क्यों होगी, इसको भी आप एक बार समझ लो। फैक्टोरियल 1 इज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल 0, मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल 0 ना, और फैक्टोरियल 0 की वैल्यू क्या है 1, तो इसलिए ये क्या होता है 1 होता है। मैं हर एक चीज आपको एक्सप्लेन करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, जिससे आपको कभी दिक्कत ना आए। तो अब देखो, अब हम लोग बनाना चालू करते हैं प्रोग्राम फैक्टोरियल का। तो वही बात क्या ले आएंगे, सबसे पहले बॉयलर प्लेट कोड ले आएंगे, इसमें तो कहीं समस्या नहीं है, ये तो बिल्कुल सीधी सी बात है। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन ही है, रिकर्सिव फंक्शन है लेकिन है तो फंक्शन ही, तो मेरे को उसको डिफाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इंट फैक्टोरियल के नाम से एक फंक्शन बना देता हूँ, इंट फैक्टोरियल के नाम से एक फंक्शन बना देता हूँ, और उसके अंदर आर्गुमेंट क्या लूंगा मैं, इंटीजर टाइप का आर्गुमेंट लूंगा और n नाम का एक आर्गुमेंट मैं उसमें ले लेता हूँ। और मैं क्या करता हूँ दोस्तों, यहीं पे ही इसको डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। अब सब प्रोग्राम बना के नीचे नहीं जा रहे, यहीं पे इसको कर देना है डिफाइन। तो देखो यहाँ पे मैंने एक चीज तो समझी ना कि अगर n की वैल्यू, अगर n की वैल्यू क्या हो 0, ठीक है, अगर n की वैल्यू हो 0 तो क्या कर देना, n की वैल्यू 0 हो तो यहाँ पे क्या प्रिंट कर देना, रिटर्न कर देना, यहाँ पे क्या रिटर्न कर देना 1 रिटर्न कर देना। यही तो बात है, यही तो कोई दिक्कत ही नहीं ना, अगर फैक्टोरियल 0 निकालूंगा तो 1 रिटर्न कर देना, यही तो लिखा है मैंने, और कोई समस्या तो है नहीं इसमें। और अगर और कोई बात हो, अगर और कोई चीज हो, अगर रिटर्न 1 नहीं हो तो यहाँ पे क्या कर देना, एल्स कंडीशन के अंदर मैं क्या बोलता हूँ, एल्स कंडीशन के अंदर क्या करना है, रिटर्न करो, एल्स के अंदर रिटर्न करो n इंटू फैक्टोरियल n-1, कोई दिक्कत है इसमें। एल्स के अंदर रिटर्न करने को मैं कह रहा हूँ n मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल 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 n-1, ठीक है, फैक्टोरियल n-1। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आई होप यहाँ तक तो कोई समस्या आपको नहीं होगी। इसमें रिटर्न कर देना फैक्टोरियल n-1 और यहाँ पे लगा देता हूँ मैं सेमी कॉलन। तो देखो गाइस यहाँ पे मैंने क्या बोला है, इस पर्टिकुलर फंक्शन को समझ लो। यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, ये फंक्शन अपने आप को बार बार कैसे कॉल करेगा वो चीज समझने की कोशिश करना। यहाँ पे फैक्टोरियल क्या निकाला मैंने, इंट n एक आर्गुमेंट ले लिया कि यहाँ पे इंटीजर टाइप का कोई भी नंबर दे देना आर्गुमेंट में, रिटर्न टाइप इसका इंटीजर ही होगा। अगर n की वैल्यू 0 हो, मतलब यहाँ पे 0 डाल दो, मैं फैक्टोरियल 0 कर दूं तो क्या करना 1 रिटर्न कर देना, मतलब 0 का फैक्टोरियल 1 ही होता है। और अगर मैं बोलूं कि कोई n नंबर है, कोई दूसरा नंबर है, उसका फैक्टोरियल निकालने को बोले मुझे, तो उस नंबर को उसके पिछले वाले नंबर के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देना। फिर क्या होगा, उसके पिछले वाले नंबर का जब फैक्टोरियल निकलेगा तो उस नंबर से, उसके पिछले वाले नंबर से उसके पिछले वाला मतलब n-1 से n-2 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई होगा। जैसे यहाँ पे देखो, अगर मैं 7 का फैक्टोरियल निकालने की बात कर रहा था तो 7 के फैक्टोरियल से 6 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई हुआ, फिर जब मैंने 6 का फैक्टोरियल निकालने की बात करी तो 6 से 5 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई हुआ, फिर मैंने 5 का फैक्टोरियल निकालने की बात करी तो 5 से 4 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई हुआ। इसी तरीके से ये बार बार फैक्टोरियल फंक्शन को कॉल कर करके अपने पिछले वाले नंबर के फैक्टोरियल से उसको मल्टीप्लाई करता जाएगा।
आई होप इतनी चीज इस फंक्शन को बनाने में आपको समझ में आई होगी। इस तरीके से ये रिकर्सिव होगा, ठीक है। और कहाँ पे जाके रुक जाएगा, ये जाके रुक जाएगा 1 पे, ठीक है। कहाँ पे जाके रुक जाएगा, ये 1 पे जाके रुक जाएगा। आई होप इतनी चीज आपको समझ में आ रही है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे मेरा ये पर्टिकुलर जो फंक्शन है इसको मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। तो मैं यहाँ पे ब्रेसेस को जो है क्लोज कर देता हूँ, और यहाँ पे अच्छा मैंने नीचे क्लोज कर रखा था तो उसको करने की जरूरत नहीं थी। चलो जी, ये क्लोज हो गया और मेरा यहाँ पे फंक्शन कंप्लीट हो गया है, फंक्शन बन गया है। अब देखो मैं मेन फंक्शन के अंदर इस फंक्शन को कॉल कर लूंगा। मेन फंक्शन के अंदर किस तरीके से इस फंक्शन को कॉल करूंगा, यहाँ पे देखो मैं एक इंटीजर नंबर लेता हूँ, ठीक है। इंटीजर नंबर लेता हूँ, नम नाम का एक इंटीजर ले लेता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक लेता हूँ फैक्ट, ठीक है। या फिर फैक्ट के नाम से एक इंटीजर ले लूँ, या फिर क्या, चलो फैक्ट के नाम से एक इंटीजर ले लेते हैं जिससे हम लोग फैक्टोरियल की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। फैक्ट के नाम से मैंने यहाँ पे एक इंटीजर ले लिया। अब मैं क्या बोलता हूँ, यूजर को बोल देते हैं हम लोग प्रिंटफ की हेल्प से। प्रिंटफ की हेल्प से हम लोग यूजर को बोलते हैं एंटर द नंबर फॉर फैक्टोरियल, ठीक है। ये चीज मैंने यूजर को बोल दी, बैकस्लैश एन लगा दिया और यहाँ पे लगा दिया सेमीकोलन। इस नंबर को स्कैन भी कर लेंगे, स्कैन करने के लिए बोलेंगे %d और यहाँ पे लगा देंगे %num, ठीक है। नम में जाके मैं उस नंबर को सेव करवा दूंगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं ही होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे मैं बोल देता हूँ फैक्ट, यहाँ पे मैं बोल देता हूँ फैक्ट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे जो फैक्ट नाम का मैंने वेरिएबल बनाया है ना, इसकी वैल्यू में क्या कर देता हूँ, फैक्टोरियल फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ, ठीक है। फैक्टोरियल फंक्शन को यहाँ पे मैं कॉल कर लेता हूँ और इसके अंदर मैं क्या डाल देता हूँ, इसके अंदर मैं डाल देता हूँ नम, ठीक है। इसके अंदर मैं डाल दूंगा नम, और यहाँ पे अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक और लाइन प्रिंट करूंगा, ठीक है। यहाँ पे एक और लाइन प्रिंट करूंगा, उस प्रिंट एफ के अंदर मैं क्या बोलूंगा, द फैक्टोरियल ऑफ %d इज %d, ठीक है। अब ये %d वगैरह ये सब क्या है, देखो मैंने पहला %d क्या है, फैक्टोरियल ऑफ नम इज %d। %d क्या है, फैक्ट, क्योंकि ये फैक्ट की वैल्यू मैंने किसके बराबर करी, फैक्टोरियल नम के बराबर। और ये फैक्टोरियल वाला फंक्शन मुझे क्या दे देगा, इस पर्टिकुलर नंबर के फैक्टोरियल की वैल्यू। आई होप ये चीज समझ में आई होगी आपको। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे फैक्ट लिखने के बाद मैं यहाँ पे बाहर आके लगा देता हूँ सेमी कॉलन। सो गाइज आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे मैंने जब फंक्शन को कॉल किया तो भी सेमी कॉलन लगाना पड़ेगा, नहीं तो मेरे को यहाँ पे एरर देगा। सो गाइज ये मेरा फंक्शन जो है बन के तैयार है। यहाँ पे मैंने फंक्शन का लॉजिक आपको समझाया, किस तरीके से रिकर्जन होगा, बार बार पिछले वाले नंबर के फैक्टोरियल की आवश्यकता पड़ेगी। और यहाँ पे जब मैंने फंक्शन बनाया तो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन भी ऐसी लिखी, अगर 0 वैल्यू हो तो रिटर्न कर देना 1, और अगर n वैल्यू हो तो n-1 फैक्टोरियल करते जाना। फिर n-1 फैक्टोरियल जब कैलकुलेट करो तो n-2 फैक्टोरियल से n-1 को मल्टीप्लाई कर देना। इस तरीके से चले जाते जाना तुम 1 तक। आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो गाइज अब इसको एक बार फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेते हैं और अब इस प्रोग्राम को एक बार हम लोग रन करके देखते हैं कि ये प्रोग्राम किस तरीके से काम करता है। सो गाइस जैसे ही मैंने इस प्रोग्राम को रन किया, मेरे को बोल रहा है एंटर द नंबर फॉर फैक्टोरियल। देखो इस प्रोग्राम को रन किस तरीके से किया होगा या फिर क्या फ्लो रहा होगा। सबसे पहले मेरा कंट्रोल जो होता है मेन फंक्शन के अंदर ही होता है। मेन फंक्शन के अंदर पहली आउटपुट लाइन थी प्रिंट एफ के थ्रू एंटर द नंबर ऑफ 4 फैक्टोरियल। नंबर फॉर फैक्टोरियल समझो मैंने यहाँ पे दे दिया 6, ठीक है। 6 दे दिया मैंने और एंटर प्रेस किया तो मेरे को बोल रहा था फैक्टोरियल ऑफ 6 इज 720। ये कैसे हुआ होगा, यहाँ पे ये नंबर मैंने दिया, नंबर स्कैन हुआ, स्कैन एफ की हेल्प से, फिर गया फैक्ट के पास, नेक्स्ट लाइन इसकी जज्बा फैक्ट ही है। फैक्ट क्या है, फैक्टोरियल नम के बराबर, फैक्टोरियल नम के बराबर है। तो अब भी मेरा कंट्रोल गया फैक्टोरियल फंक्शन की बॉडी के ऊपर। इसने देखा 0 है क्या वैल्यू, नहीं 0 तो नहीं है, तो यहाँ पे रिटर्न नहीं करना। फिर यहाँ पे एल्स पे आया, एल्स में इसने देखा रिटर्न n इंटू फैक्टोरियल n-1, फैक्टोरियल n-1। फिर ये फैक्टोरियल इसको इस पर्टिकुलर रिकर्सिव फंक्शन को इसने रिकर्सिव कमांड को रिकर्सिव सब टास्क को इसने अंजाम दिया। अंजाम किस तरीके से दिया, पहले n इंटू फैक्टोरियल n-1 मतलब 6 गुणा 5 का फैक्टोरियल, फिर 5 का फैक्टोरियल कैसे निकालेगा, 5 गुणा 4 का फैक्टोरियल, फिर 4 का फैक्टोरियल कैसे निकालेगा, 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 का फैक्टोरियल, फिर 3 का फैक्टोरियल कैसे निकालेगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 का फैक्टोरियल, फिर 2 का फैक्टोरियल कैसे निकालेगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 का फैक्टोरियल। इस तरीके से बार बार फैक्टोरियल फंक्शन को ये रन कर करके फैक्टोरियल को निकाल के लाएगा। और यहाँ पे मुझे एट द एंड जब ये टास्क जो है कंप्लीट हो जाएगा, जब 1 तक पहुंच जाएगी मेरी बात, तो ये क्या कर देगा, मुझे यहाँ पे रिटर्न कर देगा n इंटू फैक्टोरियल n-1। और वो वैल्यू कहाँ पे आ जाएगी, इस फैक्टोरियल नम के अंदर, और वो किसके इक्वल हो जाएगी, फैक्ट के इक्वल हो जाएगी। और यहाँ पे मैंने इस फैक्ट को प्रिंट करवा दिया। और पहले परसेंटेज की जगह नम प्रिंट हो गया, नम क्या है 6, और दूसरे परसेंटेज की जगह मेरा फैक्ट प्रिंट हो गया।
जो कि फैक्टोरियल नम से ये वैल्यू को निकाल के लाया है। आप चाहो तो कुछ और वैल्यूज भी डाल के देख सकते हो इसमें। जस्ट सेकंड, मैंने इसको सेलेक्ट करके रन कर दिया, ठीक है। अब इसमें कुछ और वैल्यूज डाल दो, आप 8 डाल दो, लेकिन मैं दोस्तों आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसमें बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू नहीं डालना, नहीं तो आपका कंपाइलर जो है वो हैंग हो जाएगा। देखो मैं 67 डालता हूँ ना, ये मुझे 0 दे देगा, ये नहीं देगा मेरे को आउटपुट, ठीक है। छोटी वैल्यूज डालना है इसमें, ऐसा नहीं है आप कुछ भी डालने लग जाओ। देखो 12 डाली तो ही कितनी बड़ी वैल्यू आ गई, तो इसमें ज्यादा बड़ी वैल्यूज मत डालना, ठीक है। सो गाइज आई होप इतनी चीज आपको समझ में आएगी, फैक्टोरियल फंक्शन कैसे रिकर्जन के थ्रू काम करता है आप समझ पा रहे होंगे। अब देखो, अब हम लोग चलते हैं फेबुना की सीरीज की तरफ। अब हम लोग यहाँ पे देखो इसको समझना शुरू करते हैं। तो पहले सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस प्रोग्राम डिटेल को कॉपी कर लेता हूँ, इसको करता हूँ अंदर, यहाँ पे एक फाइल बना लेता हूँ और इस फाइल को नाम दे देता हूँ मैं फिबोनाची सीरीज, ठीक है। तो यहाँ पे फिबोनाची डॉट सी दे दूँ या फिर सीरीज डॉट सी, चलो ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी जब आप नोट्स देखोगे, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इस प्रोग्राम डिटेल को पेस्ट, ठीक है। प्रोग्राम डिटेल्स को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, जस्ट सेकंड, पहले कॉपी तो करूँ मैं, तब मैं पेस्ट करूंगा। तो यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया इसको प्रोग्राम डिटेल्स को, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट, और पेस्ट करने के बाद कमेंट आउट कर देते हैं। अब मैं आपको समझाना शुरू करूंगा फिबोनाची सीरीज। आई होप आपने पहले समझा हुआ है, तो अच्छी बात है। अगर आपको नहीं समझ में आया आज तक, तो आज आप इसको समझने की कोशिश करना, आपको मैं बहुत ही बढ़िया तरीके से फिबोनाची सीरीज को अभी समझाऊंगा। सो गाइस, फिबोनाची सीरीज को समझने के लिए चलो अपन लोग चलते हैं जल्दी से हमारे क्रोम के अंदर, और यहाँ पे ही हम लोग सर्च कर लेते हैं फिबोनाची सीरीज क्या होती है, ठीक है। तो फिबोनाची सीरीज को सर्च कर लेते हैं हम लोग, और देखते हैं कि फिबोनाची सीरीज क्या होती है, और आपको मैं प्रॉपर्ली समझा देता हूँ कि किस तरीके से फिबोनाची टर्म्स को यूज किया जाता है। फिबोनाची सीरीज में बेसिकली होता क्या है कि nth टर्म जो होती है, पिछली वाली n माइनस और fn-2 टर्म्स का एडिशन होती है। देखो सबसे पहले सीरीज को समझने की कोशिश करो, ठीक है। ये सीरीज के अंदर देखो सबसे पहले क्या है, जीरो, सबसे पहली टर्म क्या है, जीरो। फिर दूसरी टर्म क्या है, वन, ठीक है। फिर तीसरी टर्म क्या है, वन। वन क्यों है तीसरी टर्म, क्योंकि इसकी पिछली दो टर्म क्या है, वन और जीरो, ये दोनों टर्म्स इसमें जुड़ गई और तीसरी टर्म क्या बनी, वन। फिर फोर्थ टर्म क्या है, टू। टू क्यों है, क्योंकि इसकी पिछली दो टर्म्स को जोड़ के हमने थर्ड टर्म बना दी। इसके पीछे की दो टर्म्स क्या है, वन और वन, तो वन 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 प्लस वन क्या हो गया, टू। तो इसकी फिफ्थ टर्म क्या है, थ्री। थ्री क्यों है, पीछे की दो टर्म्स जोड़ दी, टू प्लस वन इज थ्री। फाइव, थ्री प्लस टू इज फाइव, दैट इज फाइव। एट, एट क्यों है, फाइव प्लस थ्री इज एट। थर्टीन, थर्टीन क्यों है, एट प्लस फाइव इज थर्टीन। 21, 21 क्यों है, थर्टीन प्लस एट इज 21। 34, 34 क्यों है, 21 प्लस थर्टीन इज 34। 55, 55 क्यों है, 34 प्लस 21 इज 55। तो पीछे की दो टर्म्स को जोड़ के आगे की टर्म को बनाना क्या कहलाता है, फिबोनाची सीरीज। ये इसका लॉजिक है, इस लॉजिक को आप लोग याद रखना। fn, nth टर्म विल बी fn-1 प्लस fn-2, ठीक है। तो आई होप गाइस ये फिबोनाची सीरीज का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो इस पर्टिकुलर फॉर्मूला को हम लोग कर लेते हैं कॉपी, और चलते हैं हमारे VS कोड एडिटर में। यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट, जिससे आप जब भी आप इसको काम में लो तो आपको ये फॉर्मूला यहाँ पे दिखना चाहिए। सो गाइस देखो, यहाँ पे हम लोग फिबोनाची सीरीज के लिए हम लोग बेसिकली एक प्रोग्राम बनाने वाले हैं। प्रोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए होता है, बॉयलर प्लेट कोड चाहिए होता है। बॉयलर प्लेट कोड चाहिए, तो मैं यहाँ पे सिंपली टाइप कर दूंगा बॉयलर प्लेट कोड, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने बॉयलर प्लेट कोड डाल दिया है। अब इसके बाद देखो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, और अब हम लोग क्या करते हैं, फिबोनाची सीरीज के लिए हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन बनाना स्टार्ट करते हैं। और इस फंक्शन के लिए मैं देखो इंटीजर रिटर्न टाइप चाहता हूँ, और यहाँ पे फिबो के नाम से मैं एक फंक्शन बनाता हूँ। फिबो के नाम से फंक्शन बनाता हूँ, ज्यादा लंबा नहीं करते, फिबोनाची सीरीज इस टाइप का नाम नहीं रखते हैं, फिबो से हमको समझ में आ जाएगा। और मैं इसमें जो आर्गुमेंट लेना चाहता हूँ वो भी इंटीजर आर्गुमेंट n के नाम से लेना चाहता हूँ, ठीक है। n के नाम से इंटीजर आर्गुमेंट लेना चाहता हूँ, और मैं नीचे नहीं जाके यहीं पे इस फंक्शन की बॉडी को या फिर डेफिनेशन को यहीं पे लिख देता हूँ। देखो यहाँ पे मैं क्या बोलता हूँ, यहाँ पे मैं एक इफ एल्स इफ लैडर का यूज करूंगा इस फंक्शन के अंदर, और यहाँ पे मैं बोलता हूँ अगर n की वैल्यू जीरो हो, अगर n की वैल्यू जीरो हो तो रिटर्न जीरो कर देना, क्योंकि जीरो की फिबोनाची सीरीज जीरोथ टर्म क्या होगी, जीरोथ टर्म तो जीरो ही होगी ना, ठीक है। तो यहाँ पे रिटर्न कर देना जीरो, ठीक है, यहाँ पे रिटर्न जीरो कर देना। और फिर मैं यहाँ पे एक एल्स इफ स्टेटमेंट लगाता हूँ, और यहाँ पे एक एल्स इफ स्टेटमेंट लगा के मैं बोलता हूँ अगर n की वैल्यू 1 हो, अगर n की वैल्यू 1 हो, अगर n की वैल्यू 1 हो तो रिटर्न कर देना 1, ठीक है, रिटर्न 1। अगर 1 टर्म निकालनी है मेरे को, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। देख लो यहाँ पे, जीरोथ टर्म 0, फर्स्ट टर्म 1, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
और यहाँ पे अगर और कोई टर्म मुझसे पूछ रहा है तो यहाँ पे मैं एक एल्स स्टेटमेंट लिखता हूँ, और उस एल्स स्टेटमेंट के अंदर हम लोग क्या लिखते हैं, अगर इस 0 और 1 के अलावा कोई भी nth टर्म मुझे अगर निकालनी है तो तुम क्या रिटर्न करोगे, मेरे कंपाइलर तुम क्या रिटर्न करोगे, यहाँ पे आपको क्या करना है, n-1 और n-2 नंबर को ऐड कर देना है। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ फिबो n-1 n-1 और यहाँ पे मैं प्लस कर दूं फिबो n-2। मैं इस प्रोग्राम के लॉजिक को आपको प्रॉपर्ली समझाऊंगा, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। पहले एक बार प्रोग्राम को बना लो, इस फंक्शन को बना लो, मैं फंक्शन के लॉजिक को आपको प्रॉपर्ली समझाने वाला हूँ, कोई यहाँ पे समस्या नहीं है। तो देखो यहाँ पे मेरा जो फंक्शन है ये बन के एकदम रेडी हो चुका है। फंक्शन के फ्लो को मैं समझाऊंगा किस तरीके से ये काम कर रहा है। अब देखो यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर मैं क्या लिखता हूँ, मेन फंक्शन के अंदर हम लोग लिखते हैं, यूजर से टर्म ले लेते हैं। यूजर से अगर हम लोग टर्म लेना चाहें कि कौन सी टर्म निकालनी मुझे फिबोनाची सीरीज की, तो नम नाम का एक मैं वेरिएबल ले लेता हूँ जिसमें मैं टर्म ले लूंगा, और ठीक है, और उसका फिबोनाची नंबर निकालना है तो मैं यहाँ पे इस तरीके से फिबोनाची नंबर एक टर्म ले लेता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने एक वेरिएबल फिबोनाची और ले लिया। ओके गाइस, तो यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, यूजर से बोलता हूँ कि यूजर भैया मेरे को एक टर्म दे दो, कौन सी टर्म निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ एंटर एनी नंबर n फॉर द टर्म ऑफ फिबोनाची सीरीज, ठीक है। इस तरीके से मैं यहाँ पे बोलता हूँ, सॉरी FIBO फिबोनाची सीरीज, ठीक है, फिबोनाची सीरीज। इस तरीके से मैंने यहाँ पे बोल दिया और बैकस्लैश n यहाँ पे लगा दिया मैंने, और यहाँ पे लगा दिया सेमीकोलन। यहाँ तक कोई समस्या आपको आई होप नहीं होगी, ठीक है। इस नंबर को मैं कर लेता हूँ स्कैन कि मेरा यूजर कौन सी टर्म निकालने को मेरे को बोल रहा है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ %d और m%num, नम में जाके सेव हो जाएगा ये, और यहाँ पे लगा देता हूँ मैं सेमीकोलन। आई होप गाइस इतनी चीज की तो क्लियरिटी होगी आपको, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बोल देता हूँ फिबोनाची इज इक्वल्स टू फिबो, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नम। ये आपको फंक्शन को कॉल करना मैंने बहुत अच्छे से सिखाया हुआ है, तो आई होप इसमें तो कहीं दिक्कत आप लोगों को आती ही नहीं होगी कि फंक्शन किस तरीके से कॉल किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे printf के अंदर दोस्तों मैं लिख देता हूँ वैल्यू ऑफ %d टर्म। अब देखना ये कैसे प्रिंट होगा, %d टर्म इज %d टर्म इन फिबोनाची सीरीज इज, यहाँ पे हम लोग %d लिखते हैं, ठीक है, और यहाँ पे लगा देते हैं \n, ठीक है। और मुझे क्या क्या प्रिंट चाहिए, देखो nth टर्म चाहिए मुझे, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा पहले वाले %d की जगह क्या प्रिंट हो जाए, नम प्रिंट हो जाए, और दूसरे वाले %d की जगह क्या प्रिंट हो जाए, मेरा फिबोनाची प्रिंट हो जाए, ठीक है, फिबोनाची प्रिंट हो जाए। तो यहाँ पे इसको मैं इस तरीके से लिख दूंगा। आई होप गाइस इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। प्रोग्राम को रन करके फिर मैं आपको इसका फ्लो प्रॉपर्ली समझाऊंगा कि किस तरीके से ये प्रोग्राम रन कर रहा है। तो इस प्रोग्राम को जल्दी से करते हैं रन, और देखो जैसे ही ये प्रोग्राम रन होगा तो मुझे क्या बोल रहा है, एंटर एनी नंबर n फॉर द टर्म ऑफ फिबोनाची सीरीज। देखो क्या होगा, सबसे पहले मेरा जो कंट्रोल है वो मेन फंक्शन के अंदर गया होगा। मेन फंक्शन के अंदर पहला इसने आउटपुट टर्म देखा, इसने मेरे को ये printf वाला टर्म देखा, और यहाँ पे बोल दिया एंटर एनी नंबर n फॉर द टर्म ऑफ फिबोनाची सीरीज। तो ये यहाँ पे इसने प्रिंट कर दिया। देखो मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ नंबर को, यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया कि मेरे को 5th टर्म दे दो। 5th टर्म जैसे ही मैंने बोला द वैल्यू ऑफ 5th टर्म इन फिबोनाची सीरीज इज 5। ये क्या बोल रहा है, 5th टर्म का वैल्यू क्या है, 5। अब सच में यही है क्या 5th टर्म का वैल्यू, देखते हैं हम लोग 1 2 3 4 5, बिल्कुल, क्योंकि ये तो क्या है 0th टर्म है, ये 0th टर्म होती है फिबोनाची सीरीज में। ये चीज आप ध्यान रखना, ये चीज आप हमेशा ध्यान रखना, ये 0th टर्म होती है, और ये 1 2 3 4 5 ये 5th टर्म है, बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक बार फिर से इस प्रोग्राम को रन करते हैं और कुछ एक वैल्यूज को और चेक करते हैं। फिर से मैंने इस प्रोग्राम को रन किया, जस्ट सेकंड सेलेक्ट करके मैंने इसको रन कर दिया, ऐसे गड़बड़ कर रहा है। ओके, तो फिर से हम लोग यहाँ पे 8th वैल्यू ले लेते हैं। 8th वैल्यू क्या है, 21। 21 है क्या 8th वैल्यू, देख लेते हैं एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8th वैल्यू क्या है, देखो 21, क्योंकि ये 0th वैल्यू है, इसको काउंट कभी नहीं करोगे, ठीक है। यहाँ से आप 1 से काउंट करना स्टार्ट करोगे तो 21 क्या है, 8th वैल्यू है, ठीक है। तो बिल्कुल सही आउटपुट दे रहा है मेरा प्रोग्राम। आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। एक बार और रन करके देखते हैं, फिर मैं आपको इस प्रोग्राम के फ्लो को समझाता हूँ। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 9th वैल्यू, ठीक है, 9th वैल्यू 34, 9th वैल्यू 34 ही है क्या, ये देखो 1 2 3 4 5 6
7 8 9, बिल्कुल ठीक है। 9th वैल्यू जो है मेरी 34 है। सो गाइज देखो, अब इस प्रोग्राम के फ्लो को समझने की कोशिश करना। देखो ये प्रोग्राम किस तरीके से रन हुआ होगा। सबसे पहले क्या हुआ होगा, मेरा जो कंट्रोल है मेन फंक्शन के अंदर आया, इसने ये प्रिंट कर दिया, प्रिंट एनी नंबर n फॉर द फिबोनाची सीरीज। मैंने n दे दिया यहाँ पे 9, ठीक है, 9 दे दिया। तो ये गया इस ये जो सीक्वेंशियल होता है सी की लैंग्वेज कोड में, सी लैंग्वेज में हमेशा जो कोड एग्जीक्यूशन होता है वो सीक्वेंशियल होता है। फिबोनाची इस लाइन पे गया, फिबोनाची इज इक्वल्स टू फिबो नम। नम की वैल्यू क्या है, मैंने 9 डाल दी, तो ये चला गया मेरे फिबो फंक्शन के पास। अब फिबो फंक्शन के अंदर इसने घुसते ही सबसे पहले देखा इंट फिबो इंट एन। इंटीजर वैल्यू नहीं है कि बिल्कुल 9 इंटीजर वैल्यू, इसने देखा है 9 n इज इक्वल्स टू 0, नहीं n इज इक्वल्स टू 0 है ही नहीं, तो डायरेक्टली 7th लाइन से 11th लाइन पे आ गया। 11th लाइन पे आके देखा n इज इक्वल्स टू 1, नहीं 1 भी नहीं है, तो 11th लाइन से डायरेक्टली 15th लाइन पे आ गया। 15th लाइन पे आके इसने देखा अगर ये 0 और 1 नहीं है तो मुझे ये रिटर्न करना है। रिटर्न क्या करना है, फिबो n-1 प्लस फिबो n-2। अगर मैंने n की वैल्यू 9 डाली है तो फिबो 8 और फिबो 7 को ऐड कर दो। फिर इसने फिबो 8 की वैल्यू निकालने के लिए फिबो 7 और फिबो 6 को ऐड किया होगा। फिबो 7 की वैल्यू निकालने के लिए फिबो 6 और फिबो 5 को ऐड किया होगा। तो बार बार फिबो फंक्शन को ये कॉल कर रहा होगा और बार बार एडिशन होता जा रहा होगा जब तक कि n की वैल्यू क्या है 1 नहीं हो जाती, और 1 के लिए मैंने यहाँ पे 1 रिटर्न दे ही रखा है। तो बार बार यहाँ पे रिटर्न वैल्यू होती रही होगी, और जैसे ही 1 पे पहुंची होगी तो 1 पे पहुंच के इसने n इज इक्वल्स टू 1 ले लिया होगा यहाँ से। आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही है। फंक्शन बार बार फिबो फंक्शन अपने आप को कॉल कर रहा है फिबोनाची सीरीज की nth टर्म निकालने के लिए। सो गाइज आई होप आपको इसका फ्लो समझ में आया होगा, किस तरीके से फिबोनाची सीरीज काम करती है, किस तरीके से ये फंक्शन काम करता है। थोड़ा सा टफ है, अगर आपको नहीं समझ में आया एक बार में तो इस वीडियो को दोबारा से देखना, बार बार इसको चला के देखना, आपको समझ में आएगा। 100% इस चीज की गारंटी है। जो बेस्ट पॉसिबल तरीका मैंने आपको उससे समझाने की कोशिश करी है। इनकेस आपको कहीं पर भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं वापस से आपके लिए जो भी पॉसिबल चीजें हैं, कोई अगर प्रैक्टिस प्रोग्राम बना के आपको देना है तो मैं आपको वो दूंगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक टावर ऑफ हनाई का प्रोग्राम है, आप उसकी डिटेल आप पढ़ो गूगल पे जाके कि टावर ऑफ हनाई क्या होता है, और उसका प्रोग्राम बना के आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल के दो, मेरे को बताओ कि आपने किस तरीके से टावर ऑफ हनाई का प्रोग्राम बनाया है। तो गाइज मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप कुछ सीख के जल्दी से प्रोग्रामिंग भी कर रहे हो, ठीक है। सो गाइज अब देखो, इसका एक बार थोड़ा सा रिविजन कर लो। रिविजन किस तरीके से, कि बेसिकली रिकर्सिव फंक्शंस क्या है, जो कि अपने आप को बार बार कॉल करें, ठीक है। वही इस गोलू की कहानी याद रखना, गोलू बार बार अपने आप को चेक करता है, बार बार जाता है चेक करता है, और हमेशा जब हमारी टास्क कंप्लीट हो जाती है तो क्या कर देता है, टर्मिनेट कर देता है हमारे मैप देखने के फंक्शन को। उसी तरीके से यहाँ पे फिबो फंक्शन कब टर्मिनेट हो जाएगा, जब वैल्यू 1 पे रीच कर जाएगी। इसी तरीके से हमने फैक्टोरियल का फंक्शन बना के देखा है। देखो यहाँ पे हमने फैक्टोरियल फंक्शन भी बना के देखा है। आई होप ये चीज आपको अच्छे से, बहुत अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश करी है, आपको बढ़िया से समझ में आई होगी। सो गाइज आप इन प्रोग्राम्स को खुद से बना के देखना, किस तरीके से रिकर्जन हो रहा है, कैसे फंक्शन बार बार खुद को कॉल कर रहा है प्रोग्राम के अंदर, उसके फ्लो को आप बार बार एग्जीक्यूट करके देखने की कोशिश करना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और फिर भी कोई कंफ्यूजन रहता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपके लिए कुछ और प्रैक्टिस वीडियोस बना दूंगा, अगर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बोलोगे कि आपको कुछ और प्रैक्टिस वीडियोस की जरूरत है, ठीक है। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन आप प्रैक्टिस करो रिकर्सिव फंक्शंस की, और अगर कोई भी इशू आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और गाइस टिल देन थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, कीप प्रोग्रामिंग, कीप लर्निंग।